नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक 3 सूचियों में 79 उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं और इनमें सीधी, नरसिंहपुर, मैहर और को छोड़कर सभी हरी झंडी इन सभी सीटों को मिल चुकी है। लेकिन बीजेपी ने अभी उम्मीदवार घोषित जो किए हैं उनमें भी काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इन प्रत्याशियों के घोषित होने के बाद बीजेपी को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सीधी के मौजूदा विधायक केदारनाथ शुक्ला ने टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और गुन्नैर के पूर्व बीजेपी विधायक महेंद्र बागरी और चांचोड़ के पूर्व बीजेपी विधायक ममता मीणा ने टिकट न मिलने पर बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। लगातार अलग अलग इलाकों से बीजेपी के उम्मीदवार के विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं और बीजेपी के 79 उम्मीदवारों के विरोध की कहानियां सामने आई हैं और इसमें ये सामने आ रहा है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी का ही विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं। ये खबर सामने आई है कि बीजेपी के कई ऐसे अच्छे नेता हैं जो कि निर्दलीय यानी कि किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ना कोई पार्टी बदली है और ना ही वो बीजेपी में शामिल है, यानी कि निर्दलीय तरीके से वो इस चुनाव में पेश आने वाले हैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक 3 सूचियों में से 79 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और इसमें सीधी, नरसिंहपुर, मैहर को छोड़कर सभी हारी हुई सीटों पर ही बीजेपी ने अभी उम्मीदवार घोषित किए हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी धन्यवाद। इसमें जी सूरज जी, ये सामने आया है कि बीजेपी के कैंडिडेट्स जो हैं वो बीजेपी में ही इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे एंटी इनकम्बेंसी भी फैक्टर सामने आया था बीजेपी में। अब यहाँ पर केदार शुक्ला जो हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या कुछ आगे स्थिति बन सकती है सूरज जी? देखिए, इसमें मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 17 अगस्त को पहली सूची जारी की थी जी। और तभी से जो 39 लोगों के नाम सामने आए थे, उन 39 सीटों में से 16 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा विरोध के स्वर सामने आए और लोगों ने मांग की थी। हम चाचौड़ा सीट की बात करें तो चाचौड़ा सीट पर ममता मीणा ने कहा था कि जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है वो उनके समर्थन में काम नहीं करेंगे। फिर हालांकि उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और आम आदमी पार्टी से उनको टिकट दे दिया जी। दूसरी सूची जारी हुई। दूसरी सूची में 39 नाम थे जी। और दूसरी सूची जारी करके भारतीय जनता पार्टी ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि पहली 39 सीटों में वो नाम थे जिन सीटों पर लगातार कांग्रेस जीतती आ रही है या जिन सीटों पर वर्तमान में कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। जी। हाँ। दूसरी सूची जो 39 लोगों की आई उसमें से 36 विधानसभा सीटें वो थी जहां पर कांग्रेस के विधायक काबिज हैं, लेकिन 3 सीटें जिसमें से सीधी और मैहर की यदि हम बात करें जी और नरसिंहपुर की बात करें, इन 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे जी। अभी वर्तमान में हैं। जालन सिंह पटेल की बात करें, हम केदार शुक्ला की बात करें या फिर नारायण त्रिपाठी की बात करें। नारायण त्रिपाठी का टिकट काटना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद हो सकता है, क्योंकि नारायण त्रिपाठी अपनी पार्टी बनाने की बात कह चुके हैं। वो अपनी पार्टी वो बनाने की उन्होंने घोषणा की है और वहां कहा है कि विंध्य क्षेत्र में वो अपनी पार्टी के सही प्रत्याशी सही विधानसभा सीटों पर उतारेंगे। जी। और नरसिंहपुर सीट से प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा है उनके भाई जालम सिंह पटेल की टिकट काट। सीधी विधानसभा सीट के लिए जो आपने बताया जी, सीधी विधानसभा सीट पर जो समीकरण है वो थोड़ा सा उलटफेर वाले नजर आए। जी। हाँ। क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक केदार शुक्ला वहां पर विधायक हैं और उनका टिकट काट करके भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय सांसद रीति पाठक को वहां से मैदान में उतारा है। जी बिल्कुल। जब सीधी पेशाब कांड हुआ था तब केदार शुक्ला पर कई उंगलियां उठी थी। जी। मुख्यमंत्री ने भी इस बारे में इशारे में कुछ कहा था और ये भी कहा गया था कि
यदि केदार शुक्ला, क्योंकि जो सर्वे सामने आया था, भारतीय जनता पार्टी के 8 सर्वे हुए हैं पिछले 2 सालों में। हाँ। और उन सर्वे में सीधी पेशाब कांड के बाद जो चीजें सामने आई थी, उन चीजों को लेकर ये था कि ब्राह्मण मतदाता एक बार केदार शुक्ला के साथ हो सकते हैं। जी। लेकिन केदार शुक्ला की जो आरोपी पेशाब कांड के रहे हैं, हाँ। उनसे केदार शुक्ला के संबंधों के बारे में या उनके समर्थन के बारे में जो भी बातें सामने आई थी उस समय, उसके बाद में ये लगभग तय माना जा रहा था कि केदार शुक्ला का टिकट कटेगा। बिल्कुल। क्योंकि सर्वे में उनकी रिपोर्ट को भी यही बात सामने आई थी कि जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वहाँ पर, ब्राह्मण मतदाता के अलावा जो दूसरे वर्ग के वो मतदाता हैं, वो केदार शुक्ला के समर्थन में नहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण मतदाता प्रत्याशी ही वहाँ से उतारा है, रीति पाठक को मैदान में उतारा है। लेकिन रीति पाठक का मैदान में उतरना और सीधी पेशाब कांड का कोई संबंध नहीं। लेकिन अब केदार शुक्ला का जो बात सामने आ रही, केदार शुक्ला जो कह रहे हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। हाँ। केदार शुक्ला के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी वहां से प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। और ये भी माना जा रहा था कि यदि केदार शुक्ला का टिकट कटेगा तो भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको वहां से टिकट दे दिया जाएगा। हाँ। लेकिन उनको भी दरकिनार करके जो 7 सांसद उतारे गए हैं, उसमें रीति पाठक का नाम शामिल कर। रीति पाठक का कितना जनाधार है सीधी विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि वो लोकसभा प्रत्याशी रही हैं, लोकसभा में चुनाव जीत कर आई। अब वहां से सिंहावल, चुरहट और आदि जो विधानसभा सीटें हैं, उन सीटों पर अलग अलग क्षेत्र में उनका प्रभाव रहा है, तो वो वहां से लोकसभा का चुनाव जीती। लेकिन केवल एक विधानसभा सीट पर उनका प्रभुत्व कितना है, उनका जनाधार कितना है, मतदाता कितना उनका साथ देंगे, इन सभी समीकरणों पर विचार करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि उन्हें मैदान में उतारा तो केवल इसलिए जीत के प्रति आश्वस्त होकर के कि उनके अतिरिक्त कोई और प्रत्याशी यदि वहां से खड़ा होगा तो शायद उसकी जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इतना आश्वस्त नहीं रहा होगा। बिल्कुल। रीति पाठक के लिए रहा होगा। अब 2 चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सूची जारी की है, तीसरी सूची में एकमात्र नाम जारी किया है। तो साथ से जो विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं, हाँ। ये विरोध के स्वर चुनाव के समय कितने प्रबल होंगे? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय नेतृत्व इस विरोध को दबाने में या जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने में कितना सफल हो पाता है? क्योंकि केदार शुक्ला पिछला चुनाव जीते हैं, स्वाभाविक बात है कि उनका अपना जनाधार तो है ही। पार्टी के नाम पर उनको जो वोट मिले उसके अलावा उनका अपना एक जनाधार है जो उनके अपने समर्थक है जिनके वोटों से जीत करके वो सदन में पहुंचे। तो यदि इस चुनाव में वो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, सबसे पहले तो यहाँ ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल। या फिर कहीं ये उनका कोई फेंका हुआ दाव तो नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि इसको सियासी गलियारों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी की अगली सूची में या फिर इसके बाद वाली सूची में उन प्रत्याशियों के नाम बदले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो यदि नाम बदले जाते हैं तो फिर विकल्प के रूप में कौन सामने होगा, ये बात देखनी होगी। और जैसा कि इन्होंने जो घोषणा की है, क्योंकि वहां से जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं सीधी से, उन्होंने भी कहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो यदि वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, केदार शुक्ल भी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के वोटों का विभाजन हो जाएगा। केदार शुक्ला निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में होंगे तो विभाजन होगा, वो वोट बढ़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष यदि मैदान में होंगे तो वोट बढ़ जाएंगे। फिर रीति पाठक के हिस्से में कितने वोट आएंगे, ये देखना होगा। और ये केवल सीधी विधानसभा सीट पर नहीं है। मैं बात करूं लाहौर विधानसभा सीट की, डॉक्टर गोविंद सिंह का क्षेत्र है। वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, जो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। वहां से पूर्व विधायक और पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े रसाल सिंह दावेदारी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से आए हुए अम्बरीश शर्मा को लाहौर विधानसभा सीट से टिकट देकर प्रत्याशी बनाया है। तो रसाल सिंह भी दावेदारी कर रहे हैं। रसाल सिंह ने लगभग आज से 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से नोटिस दिया था या सूचना दी थी कि यदि 5 दिन में भारतीय जनता पार्टी कोई
प्रत्याशी नहीं बदलती है या कोई एक्शन नहीं लेती है जी, तो फिर हमें विचार करना पड़ेगा। किसी और पार्टी से उम्मीदवारी दावेदारी कर सकते हैं जी, हाँ, या फिर ये भी हो सकता है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आ जाएं। जी, जी। सूरज जी, यहाँ पर एक और सवाल उठ रहा है कि यदि केदार शुक्ला जो हैं अगर निर्दलीय तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो क्या समीकरण हो सकते हैं, क्या केदार शुक्ला वहां से जीत सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर उनको जो वहां पर अगर जातिगत तरीके से देखा जाए तो ब्राह्मण के तो वोट उनके कब्जे में तो हैं केदार शुक्ला के। भारतीय जनता पार्टी ने जो चाल चली है वो बहुत सोच समझ कर चली है जी। यदि केदार शुक्ल वहां से प्रत्याशी नहीं है तो ब्राह्मण वोट ना बट पाए, इसलिए रीति पाठक को मैदान में उतारा है। क्योंकि ब्राह्मण वोट रीति पाठक के पक्ष में भी जा सकते हैं। जी, जी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि केदार शुक्ल वास्तव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे या फिर उन्होंने ये पाशा फेंका है और वो इसलिए फेंका है कि केदार शुक्ल का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने तो काट दिया है, लेकिन कांग्रेस या कोई दूसरे राजनीतिक दल, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, सपास या अन्य दल जो मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं जी, हाँ, किसी और दल की ओर से उनको ऑफर मिल जाए, बिल्कुल, तो ये जरूरी नहीं कि वो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ेंगे। संभावनाएं बहुत सारी हैं जी, कि केदार शुक्ल ने यह जो कहा है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे, जी, जी, तो दलीय प्रत्याशी के रूप में ही चुनाव लड़ेंगे या फिर उन्होंने दूसरी पार्टियों को सूचना दी है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरा टिकट काट दिया है लेकिन तब भी मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, मौका देगा तो मैं उसके साथ हो जाऊंगा। ये विचार करने वाली बात है कि वास्तव में वो निर्दलीय लड़ना चाहते हैं या किसी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। किसी और पार्टी के बीच फॉर्म को हाथ लगाई उन्होंने यह बयान जारी किया है। बिल्कुल, इसको विश्लेषण करना होगा। और जैसे कि आपने कहा ब्राह्मण वोट, तो चूंकि सीधी सीट जो है, सीधी विधानसभा में ब्राह्मण मतदाता जो हैं वो निर्णायक भूमिका में तो रहते हैं, लेकिन अन्य वर्गों के वोट भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अन्य वर्गों के वोट चूंकि महत्वपूर्ण है, इसलिए अब जो दूसरे दल और सामने आते हैं जी, क्योंकि अब ये देखना होगा कि यदि कांग्रेस किसी और को वहां से प्रत्याशी बनाती है तो वो कौन हो सकता है, कौन सा नाम हो सकता है, किस वर्ग का हो सकता है। जी। तो साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जी, हाँ। केदार शुक्ल भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। यदि इस तरह के समीकरण बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है जी, या जो परंपरागत मतदाता हैं जी, वो मतदाता 3 वर्गों में विभाजित हो जाएंगे। तो ये वोट का विभाजन रीति पाठक को कितना फायदा पहुंचा पाएगा, जैसे रीति पाठक के लिए वहां से चुनाव जीतना कितना मुश्किल होगा जी, हाँ। इन चीजों पर विश्लेषण तभी किया जा सकता है जब सभी दलों के प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे और नामांकन दाखिल करने लगेंगे जी, बिल्कुल। क्योंकि यदि नामांकन दाखिल करने की तिथि तक कोई पार्टी ने प्रत्याशी बदलती है, नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि तक जी, तो फिर वहां वो सारे समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे जी, क्योंकि मतलब जैसा कि हम पहले भी अपनी चर्चा में कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश का इस बार का जो विधानसभा चुनाव होना है वह विधानसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी रणनीतियां, बहुत सारी चुनावी चालें जो इससे पहले ना देखी गई है ना सुनी गई हैं जी, वो हमें इस चुनाव में देखने के लिए मिलने वाली है। तो इस चुनाव में ऐसा कुछ जरूर होने वाला है जो हमें राजनीतिक विश्लेषकों को, मीडिया संस्थानों को सोचने पर विवश कर देगा कि चुनाव में इस तरह के समीकरण भी बन सकते हैं और बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इन सब चीजों पर विश्लेषण और राजनीतिक दलों की जो नीतियां हैं, जैसा कि चुनावी बिसात पर बिछाए जाने वाले जो मोहरे हैं, ये चुनावी चाल में जो उनके पत्ते हैं, जब तक वो सारे नहीं खुल जाते हैं तब तक स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। जी, जी, जी।
जी सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर केदार शुक्ल जो कि निर्दलीय तरीके से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि वास्तव में किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर ये सच में निर्दलीय तरीके से चुनाव लड़ने का निर्णय ले चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 5 राज्यों में पहली बार बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर से वोट डालने की सुविधा मिलेगी। 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग और 40% से ज्यादा विकलांगता वाले दिव्यांग अगले विधानसभा चुनाव में घर से ही अपना वोट डाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के 5 दिन के अंदर एक फॉर्म भरना होगा। इसके बाद सरकारी कर्मचारी उनके घर आकर वोट डलवाएंगे। इस पूरी प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी की जाएगी और इस सुविधा के जरिए वो दिव्यांग और बुजुर्ग भी वोट दे सकेंगे जो पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते हैं। इसकी शुरुआत इसी साल हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हुई थी और कर्नाटक में लगभग 85,000 से ज्यादा बुजुर्ग और 18,000 से ज्यादा दिव्यांगों ने घर से ही वोट दिया था। इधर राजस्थान में 80 साल से ज्यादा उम्र के 11.8 लाख लोग हैं और मध्य प्रदेश में 7.1 लाख वोटर्स हैं। यह सुविधा छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के बुजुर्ग दिव्यांग वोटर्स को भी मिलेगी। तो इस विधानसभा चुनाव जो कि 5 राज्यों में होने वाले हैं, उसमें अब बुजुर्ग और दिव्यांग घर से ही वोट डाल पाएंगे। इसकी शुरुआत तेलंगाना से हुई थी, लेकिन यहाँ पे बात सामने आई है कि इस बार इन 5 राज्यों में भी ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिए चुनाव नोटिफिकेशन जारी होने के 5 दिन के अंदर एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद से यहाँ पर अब सरकारी कर्मचारी दिव्यांग या फिर बुजुर्गों के घर पहुंचकर वोट डलवाएंगे और इस पूरी प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी की जाएगी और ये सुविधा जो है वो दिव्यांगों और बुजुर्गों के वोट को भी अट्रैक्ट करने का काम करेगी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। जय श्रीवास्तव जी, यहाँ पर एक बात सामने निकल के आई है कि इस बार विधानसभा चुनाव में दिव्यांग और बुजुर्ग इनको घर में रहेंगे और घर से बैठ के ये वोट देंगे। क्या कुछ कहना है आपका इस पे? देखिए, ये एक सुविधा है जो कि ये सोशल मीडिया और ऑनलाइन का जमाना है। इस जमाने में इस प्रकार के सुविधा देने के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत है और इससे आम पब्लिक को काफी फायदा होना है। उनको सीधे निर्वाचन के लिए पोलिंग बूथ पर नहीं जाना पड़ेगा और सीधे घर से ही वो वोट दे पाएंगे। इससे उनको एक सुविधा होगी। दूसरी बात, जो पोलिंग बूथ पर जो असुविधाओं का सामना करना पड़ता है कि कोई किसी को उठा के ले जाना पड़ता है, कई बार हमने देखा कंधों पे उठा के ले जा रहे हैं वोटिंग के लिए, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी नहीं। और इससे ऐसा लगता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है, देखिए अभी विधानसभा में लगभग 70-75% अभी तक वोटिंग होती आया है। जी हाँ। तो उस परसेंटेज में जो है बढ़ोतरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्रीवास्तव जी, यहाँ पर एक और चीज है, जैसे कि हर विधानसभा क्षेत्र में जो है वो वोटर्स की जो सूची जारी हुई है, जो लिस्ट जारी हुई है, उसमें वोटर्स की बढ़ोतरी हुई है और युवा वोटर्स इसमें ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो क्या युवा वोटर्स बढ़ने की वजह से यहाँ पर चुनाव के जो रिजल्ट है उसमें कुछ ना कुछ ज्यादा इफेक्ट दिखेगा रिजल्ट में? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि युवाओं के प्रति मतदान के प्रति युवाओं के यदि रुझान है तो निश्चित रूप से उसमें मतदान पर भी असर पड़ेगा और उसमें परिणाम पर भी असर पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि निर्वाचन आयोग सतत कोशिश कर रहे हैं कि मतदान ज्यादा हो और आगे चल के जो है इस पर कोई कानून बनाने की भी बात चल रही है कि इस पर कुछ कानून हो। लेकिन फिलहाल कोई कानून नहीं है। केवल ये कोशिश की जा सकती है कि उनको पोलिंग बूथ तक लाया जाए और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराया जाए। मैं यहाँ एक बात और बता देना चाहूंगा कि जो वोटिंग ये है, इन वोटिंगों में लोगों को रुझान कैसे कैसे आएगा, उसके लिए जो है कोई प्रकार के, जैसे आपने ये देखा होगा कि ये जो एक सुविधा है कि ऑनलाइन वोटिंग है, तो ये भी एक सुविधा ही है ना। तो इस सुविधा का फायदा लेके भी वोटिंग परसेंटेज लगाया जा सकता है। तो और दूसरी बात यही है कि जो आपने युवाओं के लिए कहा है ना, युवाओं के लिए ये मतदान परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो बात चल रही है, उसके लिए देखिए पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो है मृत होने के बावजूद उनका नाम
जुड़ा रहता था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कई लोगों का नाम जो है डबल उसमें एंट्री होती थी। इस कारण से जो है वोटिंग परसेंटेज बहुत कम दिखता था। कारण क्या है कि एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है जी, जी। लेकिन उसके नाम 2 जगह है, सीधे वोटर जो परसेंटेज है उसमें फर्क पड़ता है। दूसरा यही है कि जो युवा है वो बड़े उत्साह के साथ में पहली बार अगर नाम जुड़ता है तो वो मतदान करना चाहता है। तो यही कारण है कि मतदान यदि करना चाह रहा है तो वो सुबह सुबह ही लाइन में लग के वो मतदान कर दे। तो इससे भी जो है एक वोटिंग परसेंटेज में वृद्धि होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जय श्रीवास्तव जी, यहाँ पर जैसे दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए जो सुविधा उपलब्ध कराई गई है, और जैसे कि कुछ लोग होते हैं वोटिंग के दौरान अपने शहर में नहीं रहते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहते हैं वो, तो हम क्या इधर इलेक्शन कमीशन की वजह से की तरफ से कुछ ऐसा आ सकता है क्या कि सभी के लिए ऐसी प्रोसेस जो है वो अपना दी जाए, जिसकी वजह से कुछ लोगों का स्टेट बदला होता है, कोई मध्य प्रदेश में रहने वाला है लेकिन वो उत्तर प्रदेश में वोट करता है, तो ऐसी सुविधा भी हो सकती है क्या कि हम मध्य प्रदेश में बैठे बैठे और हम अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो वहां का भी वोट दे सकें? देखिए, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन फिलहाल अभी निर्वाचन आयोग ने इस प्रकार की सुविधा नहीं दे पाए हैं। लेकिन भविष्य में जो है मुझे लगता है कि इस प्रकार की सुविधाओं से वो सुविधाओं के लिए सोचेंगे, जिससे वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़े और दूसरा कोई वंचित ना रह जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये जो दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए जो सुविधा दी है ये एक ट्रायल है। इसके बाद जाके जो होगा वो हो सकता है कि सभी के लिए हो जाए कि जो पोलिंग बूथ तक नहीं आ पा रहे वो सीधे घर से वोट दे सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ बात कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज की और साथ ही साथ यहाँ पर जो दिव्यांगों और बुजुर्गों को घर बैठे वोट करने की सुविधा जो उपलब्ध कराई गई है उसकी। अब देखना ये होगा कि क्या दिव्यांग और बुजुर्ग जो वोट डालेंगे उस पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि बहुत से दिव्यांग और बुजुर्ग पोलिंग बूथ तक जाके वोट नहीं डाल पा रहे थे और यहाँ पे काफी परसेंटेज में वोटों में बढ़ोतरी सामने आएगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये निश्चित तौर पर तय हो जाएगा कि ये जो घर बैठे या ऑनलाइन वोटिंग की जो सुविधा उपलब्ध कराई गई है इसका रिजल्ट अच्छा होता है या फिर इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है या फिर नहीं, और हो सकता है कि ये बुजुर्गों और दिव्यांगों से लेते हुए ये पूरे नागरिकों के लिए ये सुविधा जो है ये उपलब्ध करा दी जा सके। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।